अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे तो आप सीधे सीधे कहेंगे अरे यार सर हमको पता है कि x2 is 5 फेज ahead of x1। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो हम समझ भी जाए कि चलो आप प्लस लिख के बोलोगे। लेकिन सर अगर x1 पॉजिटिव हुआ और उस वक्त x2 नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इनका फेजर। बोले ये क्या होता है? मैं बताता हूँ फेजर क्या होता है, टेंशन ना लो। बोले ये 11th में ये कि आगे भी आएगा भाई, आगे भी आएगा। अरे ये क्या, मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये एंगल बना रही है ओमेगा टी। बोले सर ओमेगा टी ये एंगल था ना? हाँ, ये बना रही है ये लाइन, इससे बना रही है सर। मैंने कहा यार होगा कोई रेफरेंस लाइन यहाँ पर। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। भाई मैं भी एकदम फिट एंड फाइन और तुम्हारा बड़ा भाई निखिल दा भाई हाजिर है आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर नंबर 4 ऑसिलेशन, या आप कहें सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे वेव्स। ठीक है, वेव्स। तो आज के इस लेक्चर में छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, और इस लेक्चर को फिर हम करेंगे खत्म। और फिर कल हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डबल ब्लॉक सिस्टम, जब स्प्रिंग से कनेक्ट होता है तो क्या होता है वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे डैम्पिंग की, ठीक है, या डैम्प्ड ऑसिलेशन की, जो अगेन रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है। तो पिछला जो सेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, और ये तो काफी इजी चैप्टर मतलब सेशन रहने वाला है या लेक्चर रहने वाला है। तो बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम या सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। तो एसएचएम की बात हम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये जो कंसेप्ट हम सीखेंगे ये 2 एसएचएम के लिए ही वैलिड है। 2 एसएचएम आ जाए, 3 एसएचएम आ जाए, 4 आ जाए, 5, 10, 15 जितने भी आ जाए, सब कुछ यहाँ पे आसानी से। सर अब मतलब क्या है इसका सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम का, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स है। वो पर्टिकुलर टाइप के फोर्स को जब आप पार्टिकल पे लगाते हो तो पार्टिकल करता है एसएचएम कुछ इस प्रकार। तो बोला ओके सर। इसी प्रकार आप क्या करते हो, एक बार एक और फोर्स लगाते हो, एक अलग तरीके का फोर्स, और वो फोर्स जब उसी पार्टिकल पे लगता है वो पार्टिकल करता है एसएचएम अगेन, लेकिन कुछ अलग एम्पलीट्यूड, ओमेगा वही, बस एम्पलीट्यूड और कुछ फेज डिफरेंस यहां पर है। अब अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे तो आप सीधे सीधे कहेंगे अरे यार सर हमको पता है कि x2 is 5 फेज अहेड ऑफ x1। अब इस बात को आप समझें, इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो फोर्स लग रहा होगा, यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा आपके पास कुछ इस टाइप का, और यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा कुछ इस टाइप का। सर आपको कैसे पता लगा के सेम है? मैंने कहा यार ओमेगा सेम है, सेम पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली के तो सेम ही होगा। अच्छा, तो ऐसा मानो कि जब एक ये फोर्स लगाता था तो ये एसएचएम होता था, ये फोर्स लगाता हूं तो ये एसएचएम होता है। तो अब मैं दोनों फोर्स एक साथ लगा रहा हूं तो रिजल्टेंट मोशन भी क्या एसएचएम होगा या नहीं होगा, वो हमको देखना है। कि इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे थे तब तो एसएचएम हो रहा था, लेकिन जब दोनों फोर्स एक साथ लगा देते हैं तो क्या यहां पर एसएचएम होगा कि नहीं होगा, वो हमें देखना है। अब आप जानते हो कि यार रिजल्टेंट फोर्स आप बोलोगे F1 प्लस F2, और x1 x2 आपके डिस्प्लेसमेंट है, तो एक ही डायरेक्शन में यदि मोशन हो रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा x1 प्लस x2। अब आप बोलोगे सर जी 1 मिनट, मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोले सर यार डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने कहा तो सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो हम समझ भी जाए कि चलो आप प्लस लिख के बोलोगे। लेकिन सर अगर x1 पॉजिटिव हुआ और उस वक्त x2 नेगेटिव हुआ, तो जैसे x1 की वैल्यू 4 हुई और x2 की वैल्यू -3 हुई, तो मैंने कहा यही तो लिखोगे 4 - 3। मान लो किसी मोमेंट पे x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू है 3 माइनस का, मतलब ये वाला पार्टिकल, ये वाला फोर्स उस पार्टिकल को मीन पोजीशन से 4 यूनिट्स की दूरी पे रखना चाह रहा है, और ये वाला फोर्स उसी पार्टिकल को मीन पोजीशन से -3 यूनिट्स की दूरी पे, मतलब उस तरफ रखना चाह रहा है।
दोनों जब साथ अप्लाई होंगे तो आपको भी समझ में आता है कि रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा 1। तो ये कैसे आया भाई साहब? ये x1 प्लस x2 करके ही तो आया। तुम बोलोगे अरे कहां सर x1 प्लस x2 कहां आया, माइनस है। अरे माइनस नहीं है यार, x2 की वैल्यू माइनस है, x2 की वैल्यू नेगेटिव है मेरे भाई। चाहे x1 x2 दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों ही मतलब हर केस में हम लिखेंगे x1 प्लस x2। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? वो ये कहता है यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा एसएचएम की इक्वेशंस आ रही हैं और उनको साइमल्टेनियसली उस पार्टिकल पे लगाया जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट आपका आएगा, रिजल्टेंट आएगा क्या? वो आएगा x1 प्लस x2। तुमने बोला ठीक है सर। तुम कहोगे सर फिर x1 की वैल्यू रख दो। मैंने कहा यार रख दी, ये लो। बोले सर x2 की भी वैल्यू रख दो। कहा ये लो रख दी। क्लियर? अब बात ये है यहां पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। बात ये आती है यहां, क्या ये दोनों साइन फंक्शन है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर देखने में तो साइन लग रहे हैं, ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है। अच्छा, तो एक मैथमेटिकल मेथड होता है जिसको आप फेजर मेथड भी कह सकते हो। फेजर मेथड आपको क्या कहता है कि जब भी आपके पास दो साइन फंक्शन ऐड करने हो आपको, या दो से ज्यादा साइन फंक्शन ऐड करने हो, तो आप क्या करें? आप उनका सबसे पहले फेजर प्लॉट करें। तुम बोलोगे नहीं नहीं बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बात मैं मानता हूं तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रही होगी जो मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाली एक दो स्लाइड्स के अंदर जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हो सकता है अभी जो मैं कहूं उसमें किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 70-80% समझ में आए, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल होगा ना आपको, चाहे वो 10% जिसको समझ में आया था वो भी पूरा समझ जाएगा, तो 80% आया था। बात बस ये है कि टिके रहना, पूरी बात को सुनना, ठीक है? चाहे कितनी फीलिंग आए, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। दोबारा से सुन लो मैंने क्या कहा। मैंने कहा जब भी दो साइन फंक्शन सिंपल हार्मोनिक टाइप के, मतलब पावर में 1 ही होना चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, ऐसा नहीं कि साइन और कॉट आ जाए, साइन और साइन ही होना चाहिए। सर दूसरा कॉस हुआ तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लो। सर टैन हुआ तो कुछ नहीं कर सकते भाई, साइन साइन, ठीक है? दोनों क्या साइन में? हाँ। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इनका फेजर। बोले ये क्या होता है? मैं कहा बताता हूं फेजर क्या होता है, टेंशन ना लो। बोले ये 11th में ही है कि आगे भी आएगा? आएगा भाई, आगे भी आएगा। अरे ये क्या जादू हुआ, क्या जादू हुआ? हाँ जी, ये हमने बनाई y एक्स, ये हमने बनाई दूसरी। फेजर क्या कहता है कि आप इन, देखो फेजर मतलब ये बताएगा कि अपने पास जो ये इक्वेशंस हैं इनका फेज क्या है, ठीक है? तो पहली इक्वेशन अपने पास ये, तो फेजर में क्या करते हैं हम इनके एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। तो पहले वाले फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना है? तुम कहोगे a1 है, वो सबको दिख रहा है, तो उसको एक वेक्टर मान लो। मान क्या लो सर ये तो वेक्टर ही है, डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट माना वेक्टर है, लेकिन यदि अगर ये दो स्केलर फंक्शन भी होते लेकिन साइन साइन के फॉर्म में होते तो भी मैं उसको वेक्टर मान के ही तरीके से लिखता। ये मेथड है, मैथमेटिकल मेथड। इस इक्वेशन को इसके एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर। मैं ये मान रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन है ये एंगल बना रही है ओमेगा टी। बोले सर ओमेगा टी ये एंगल था ना? हाँ, ये बना रही है ये लाइन। किससे बना रही है सर? मैंने कहा यार होगा कोई रेफरेंस लाइन यहां पर, इससे ये एंगल ओमेगा टी बना रही है। अरे सर अब तक तो हम एक्स एक्सेस को ही रेफरेंस लिया करते थे, आप ये कहां से कोई रेफरेंस ढूंढ के ला रहे हो? मैंने कहा यार इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए किसी भी लाइन से कुछ ओमेगा टी एंगल बना रहा है मान लो। सर लेकिन ये ओमेगा टी तो टाइम के साथ चेंज होगा ना? अरे होगा, ठीक है, माना, ठीक है, लेकिन किसी लाइन से ये ओमेगा टी इस वक्त पे बना रहा है, ठीक है सर जी।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो दूसरा फंक्शन है अपना का भी फेजर बनाए, हाँ बनाओ सर, फेजर डायग्राम बनाओ, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसका है सर A2, तो ये बना दिया सर जी हमने A2 सर। लेकिन इसको आपने आगे क्यों बनाया? मैंने कहा इसलिए बनाया कि साफ साफ दिख रहा है सेकंड फंक्शन का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है। समझना अब इस बात को, बोले समझाओ तो इस बात को। मैंने कहा ये रही वो रेफरेंस लाइन। अगर ये एंगल आपका ओमेगा टी है और ये एंगल आपका कितना बोल रहे हो आप? ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी रेफरेंस लाइन से ये ओमेगा टी बनाता है, तो ये कितना बनाता है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन दोनों के बीच में क्या ये एंगल फाइव नहीं होगा? बोलोगे हाँ होगा सर, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये ओमेगा टी है, तो ये तो फाइव ही होगा। होगा ना मेरे भाई? बोले हाँ हाँ बिल्कुल होगा। आगे की कहानी बताइए जल्दी से। मैंने कहा इस एंगल को हमने बनाया फाइव। क्लियर? बोले हाँ हाँ आगे तो बोलो सर। अब अगर इन दोनों का ओमेगा सेम है, या ओमेगा डिफरेंट भी हो तो भी चलेगा, हम वेव्स में ओमेगा डिफरेंट भी कर देंगे। यहां सुनो तुम तो यहां कह रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा उसका एम्पलीट्यूड। दोबारा से सुनना मेरी बात, ये दो अलग अलग फंक्शन है, बोलोगे हाँ तो ऐड होके कुछ बनेगा, बोले हाँ बनेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो कैसे निकलेगा? इन दोनों के वेक्टर एडिशन से। इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सर कैसे आएगा? मैंने कहा वेक्टर एडिशन करो, इस हरे की टेल को इसके हेड से जोड़ दो, बोले जोड़ दिया, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया क्या? बोले हाँ। मैंने कहा ये एंगल मान लो तुम्हारे पास कुछ बन रहा है अल्फा, बोले ठीक है। मैंने कहा यार बताओ ये रिजल्टेंट कितना आएगा? बोले सर इस पे तो वो लगा दो ना आप, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? बोले आपने तो कहा वेक्टोरियली ऐड करना है तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही बात। ये तो नहीं हो, ये एंगल आपके पास जाएगा फाइव, तो ये आ रहा है A2 साइन फाइव, ये आ रहा है A2 कॉस फाइव। अरे सर इस पे तो बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है इसको तो मेथड को देख के ही ऐसा खतरनाक भयानक दिखने में लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। मैंने कहा अभी लग रहा हो, एग्जाम्पल आने तो सब कुछ हलवा लगेगा। ठीक है सर आपकी बात मान लेते हैं और देखते हैं। मैं कहा रिजल्टेंट कैसे निकलता था ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? सर ऐसे कुछ निकलता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता था उनके बीच का एंगल, या फिर सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अच्छा ऊपर रूट भी लगेगा। वैसे ही यहां a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल है फाइव, इसलिए फाइव। बोले सर जी ये एंगल, देखा यार ये एंगल भी निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्यों थक रहे हो बिना बात। tan फाइव क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोले हाँ हाँ याद आ गया, बस याद आ गया तो बल्ले बल्ले। बोले लेकिन समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैं कहा रुको अभी सब समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस a1 प्लस a2 कॉस फाइव। अब समझना, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पीले और हरे का जो रिजल्टेंट आया वो आया ये सफेद वेक्टर। इस सफेद वेक्टर का एम्पलीट्यूड कितना है? ये है भाई साहब AR। ये सफेद वेक्टर जो है इसका इस पीले वाले वेक्टर से कितना एंगल आगे है? ये बोले अल्फा आगे है। इसका कितना एंगल है? ओमेगा टी। ओमेगा टी से कितना आगे है? अल्फा आगे। बस ये तुम्हारी रिजल्टेंट इक्वेशन हो गई, मामला समाप्त, खत्म। अब ये अल्फा आपका कांस्टेंट कब आएगा? अल्फा आपका कांस्टेंट तभी आएगा, या ऐसे कहें कि AR आपका कांस्टेंट कब आएगा? ध्यान से सुनना, AR आपका कांस्टेंट तब आएगा जब ये दोनों ओमेगा सेम होंगे। अगर ये ओमेगा डिफरेंट होते, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई नहीं होता,
याद है, अगर दोनों के एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होते तो मेरे भाई फेज डिफरेंस ω2 माइनस ω1 इंटू टी प्लस फाइव होता, और वो टाइम के साथ चेंज होता, और फेज डिफरेंस चेंज होता तो एम्पलीट्यूड चेंज होता। क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, इस वजह से फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट आएगा, और तभी एसएचएम होगा। जी भैया, यहां पर रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो एसएचएम ही आएगा। याद रहे, दो एस इंडिविजुअल इक्वेशन एसएचएम वाली रिजल्टेंट भी एसएचएम बनाएगी अगर दोनों के ओमेगा सेम है। बोले सर इसमें कुछ समझ नहीं आया, हो सकता है कईयों को आ गया हो, कईयों को लगा आ रहा है क्या समझ नहीं आया, तो एकदम हल्का है, बच्चों वाली कहानी है तो, है ना, कईयों को लग सकता है। जस्ट अ मिनट भैया, हम थोड़ा हमारा फोकस चेक कर ले। हमारा मतलब हमारे कमरे का, कमरे का मतलब हमारे कैमरे। ऐसा है, ठीक, आई बात समझ में? क्या समझ में आई? कुछ ही समझ नहीं आया हमको। मैंने कहा रुको एग्जाम्पल आने। ठीक है सर, एग्जाम्पल तक का और प्रतीक्षा कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल में कौन सा आप ऐसा ठंडे गाड़ दोगे? मैंने कहा ये लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा, तो 3 साइन ओमेगा। दूसरा आपके पास दिया गया है 4 साइन, या चलो 4 कॉस ओमेगा टी। सबसे पहले चेक करोगे दोनों के ओमेगा सेम है क्या? हाँ सर, ये भी ओमेगा सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है ना? बोले हाँ सर सेम है। अब क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो साइन के फॉर्म में। लो सर, कर लिया। अब कई जने बोलेंगे ये देखो ये आपने चीटिंग कर ली। मैंने कहा क्यों भाई? सर इसको ठीक है, π/2 साइन π/2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन मैं तो ऐसा लिख दूं, इस चीज को भी तो मैं ये लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ लिख सकते हो, लेकिन फिर फेज कैसे कंपेयर करोगे मेरे भाई? फेज यदि कंपेयर करना है तो ओमेगा टी ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ये भी है, इसका रिजल्ट ये भी है, लेकिन मैं ये क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे फेज कंपेयर करना है, इसे ओमेगा टी से ओमेगा टी को उड़ाना है। यहां अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो उड़ेगा नहीं, फिर समझ रहे हो बात? तो इस ऐसे फॉर्म में रखो कि आपका ओमेगा टी पॉजिटिव ही आए। ठीक है सर, आगे बोलो आप, तो कहानी क्या है? तो यार कहानी तो अब एकदम परफेक्ट है, क्लियर है एकदम, और तुमको भी पता है क्या करना है। इसको वेक्टर मानते हुए ये प्लॉट कर दिया हमने, तो ये 3 और ये एंगल ओमेगा टी। ऐसे ही सेकंड वाले को 4 मानते हुए, और है ही मतलब वो कितना आगे है, ये है भाई साहब 90 डिग्री आगे है। अब मैं कह रहा हूं इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बोले किसका है? 3 और 4 का। मैंने कहा हाँ भाई 3 और 4 का। तो सर 3 4 तो परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट तो 5 आएगा। मैंने कहा बस? बोले बस, अरे बिल्कुल बस, डबल डेकर बस, 3 और 4 रिजल्टेंट 5। अब कई जने बोलेंगे हाय तौबा कैसे आया, कैसे आ गया 5? ये मास्टर जो है डायरेक्ट लिख देता है ना, बताता ही नहीं है कैसे आंसर आया, है ना भाई। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, और ये एंगल 53। देखो ये नहीं सुधरेगा, ये मास्टर सुधरेगा नहीं, डायरेक्ट 53 लिख दिया। भाई ये याद रखते हैं, 3 4 और 5 के पाइथागोरन ट्रिपलेट में ये 53 डिग्री। ऐसी बात है? अरे बिल्कुल ऐसी बात। तो सर जी मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो x1 प्लस x2 जो हम कह रहे हैं का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 है? लगा बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात आप ये कहना चाह रहे हो कि वो ओमेगा टी से 53 डिग्री आगे है? बिल्कुल, बस ये इक्वेशन आ गई। अरे बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल खत्म, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बोले बस यही था, बस यही था। अच्छा हाँ, फिर चलो एक और सवाल करते हैं, आइए देखें।
फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मोशन x1 और x2। तो भाई साहब आपके पास x1 आपको दिया है 2 साइन ओमेगा टी और x2 आपके पास दिया है 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3 आप जानते ही हो कितना हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया। बोले अब क्या करना है, मैं कहा फेजर प्लॉट करना। चलो कर दिया फेजर। बोले ये आ गया 2 का फेज ओमेगा टी और ये 2 जो है वो है कितना आगे 60 डिग्री। बोले अब क्या करूं, क्या करूं? बोले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही निकालना है ना, तो या तो डायरेक्ट ही निकाल लो। कैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 60 कट गया। ये आ जाएगा अपने पास √3 इंटू, क्या आ गया अपने पास रिजल्टेंट एम। क्लियर? अब बात सुने आप मेरी। बोले सर ये तो ठीक है, दूसरा कोई क्या तरीका है क्या? अरे दूसरा तरीका तो कुछ नहीं यार, वो फालतू की चीजें हैं कि भाई इसका कंपोनेंट ले लो। अच्छा इसका कंपोनेंट, मैं कहा हाँ ले लो। 2 का कंपोनेंट 2 cos 60। बोले सर ये तो हाफ आ जाएगा, 1 बच जाएगा। मैं कहा बिल्कुल सही। और इसका कंपोनेंट, मैं कहा इसका कंपोनेंट आ गया अपने पास sin 60, मतलब ये आ गया √। बोले मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि भाई ये जो चीज है वो कुछ ऐसी बन गई? मतलब क्या बन गई? बोले इधर तो आ रहा है अपने पास 2 sin 60 √3/2, 2 से 2 कटा तो इधर आ गया ये √3 और ये 2 + 1 ये आ गया 3। मैं कहा बस यही कहना चाहता हूं, बस यही कहना है मुझे। अच्छा तो रिजल्टेंट देख लो मेरे भाई। रिजल्टेंट आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? क्या दिख रहा है इधर? बोले ये आ गया 9, 9 + 3 12 और 12 जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास कितना, जो यहां से आ रहा था वही यहां से आ गया। बोले सर रिजल्टेंट वो एंगल फैंगल की बात वैसे तो पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो बताएंगे ना। तो बोले बताओ सर जी क्या होगा। मैं कहा यार इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे 3 और √3 को तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा क्या? बोले हाँ बनेगा तो सही। मैं कहा ये एंगल निकाल सकते हो क्या? बोले क्यों नहीं निकाल सकते? बोले सर जी tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय ये, तो इससे ये कटा और ये √3 बचा। सर जी यहां से थीटा जो आ रहा है वो आ जा रहा है अपने पास 60 डिग्री। गलत बोल दिया ना, एकदम गलत। 30 डिग्री, 30 डिग्री आ रहा है सर। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, तो 30 डिग्री आना चाहिए। तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट जो आप लिखना चाहते हैं x1 + x2, तो उसका एम्पलीट्यूड है 2√3 और वो कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी से? 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। बस ये आपका मामला सेट। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, बस उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं देखेंगे हम। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट, एकदम लास्ट। ठीक है, इजी लेंगे, कुछ ज्यादा तकलीफ देहक चीज नहीं लेंगे इस बार। 3 इक्वेशन ले लेते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले पहली इक्वेशन है अपने पास कितनी? बोले सर पहली इक्वेशन है 3 sin ओमेगा टी का, ठीक। बोले सर दूसरी इक्वेशन है अपने पास दूसरी इक्वेशन है 4√2 sin ओमेगा टी प्लस π/4। और तीसरी इक्वेशन है अपने पास 4 cos ओमेगा टी। और चौथी इक्वेशन है अपने पास
1 साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसे कुछ भी ले लिया। तुमसे बोल रहा है कि भैया रिजल्टेंट बता दो क्या होगा। इफ एक्स आर इज वॉट, x1 प्लस x2 प्लस x, सुपर पोजिशन से क्या होगा। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लो, क्या क्या ओमेगा सभी का सेम है, बोले हाँ सेम है। क्या सभी साइन में है, क्या बोले नहीं ये कॉस में, कॉस में तो इसको कर दो साइन में। 4 साइन ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, बोले हाउ, अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, बोले नहीं। बस अब फेजर बनाओ, ये अपने पास y, ये अपने पास, चलो जी फेजर बनाने लगते हैं। पहला फंक्शन ये हो गया अपना ओमेगा, क्लियर। सर जी दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के पास जो है ये 45 डिग्री आगे। बोले यार सर ये क्या 45 45 45 लिख रहे हो। मैंने कहा तो क्या करूं मेरे भाई। बोले कंपोनेंट ही तो लेने हैं ना आपको, चलो अभी 45 लिख देते हैं ना, बाकी बाद में बात करेंगे। 45 पे था क्या, बोले हाँ सर इसका प्लॉट कर दिया 45 पे था, तो लिख देते हैं A1 A2 है ना, A1 A2। अब बोले तीसरा, तीसरा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो ओमेगा टी से पाई बाई टू आगे बनाओ, कितना है ये, बोले ये है 4, 4 बना दिया। 4 कहाँ है यार, हाँ 4। और x4, x4 है ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू, ओमेगा 3 से 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। मतलब ये कहाँ बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा 1। क्या आ गया अपने पास चौथा, क्या आ गया अपने पास। बोले सर कुल मिला के 4 है, इनके रिजल्टेंट कैसे निकालें अब ये बताओ। मैं कहा दिक्कत क्या है यार, 4 वेक्टर्स के कभी ऐड नहीं करेगा। बोले नहीं करे, अरे कंपोनेंट्स लेके ऐड किए होंगे। हाँ 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 सर किए हैं, बस तो कंपोनेंट्स लो, ले कंपोनेंट्स। बोले हाँ सर लो, अब किसकी इंतजार कर रहे हो आप यार। 4√2 के देखो, जो एक्स और वाई में टूटे ले हैं उनको तो टूटे रहने दो, और जो नहीं टूटे ले हैं उनको तोड़ दो, ठीक है। क्या ये 4√2 एक्स और वाई क्वाड्रेंट मतलब इस डायरेक्शन में दिखरेला है क्या, बोले हाँ सर दिखरेला है, तो तोड़ दे इसको। बोले तोड़ दो, इसका ये कंपोनेंट आया इधर 4√2 cos 45, 4 आ जाएगा। 4√2 sin 45, वो भी 4 आ जाएगा क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, तो √2 से √2 उड़ जाएगा। यहां पर हम क्या कहेंगे, इसके 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक कंपोनेंट टूटेगा यहां पर 4, एक कंपोनेंट टूटेगा यहां पर 4। अब रिजल्टेंट निकाल लो, 4 और 3 एक ही डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 7। ऐसे ही 4 और 4 8, 8 ऊपर 1 नीचे, अपोजिट हो गया ना, 8 माइनस 1 ऊपर भी 7। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं कहा बिल्कुल यही बात कर रहा हूं बस मैं। ये रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास कितना, 7√2। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। सर 45 कैसे है, अब निकाल लेना यार, परपेंडिकुलर भी 7 है, बेस भी 7 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये 45 है, 45। बोले ये क्या होता है, ये 45। रिजल्टेंट जो आएगा अपने पास उसका एम्पलीट्यूड है 7√2 एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5/4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 7√2 sin ओमेगा डी प्लस π/4 इज द आंसर। तरीके से तुम कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो। सुअर, आर यू सुअर, प्योर प्योर। तो बात लगता है समझ में आ गई होगी, तो अब बात करेंगे हम एंगुलर एसएचएम। हालांकि मेरे को 2 ब्लॉक प्रॉब्लम कराना था स्प्रिंग के साथ, लेकिन वो कल ही करेंगे यार, हाँ कल ही करेंगे, वो सेपरेट लेक्चर रखेंगे उसको। डैम्पिंग तो ऐसे ही रद्दी पत्ती सी बात है, उसको देख लेंगे, सेपरेट लेक्चर रखेंगे उसका, कल कल पढ़ेंगे उसको। अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे एंगुलर एसएचएम। बोले ये क्या होता है, बोले कुछ नहीं यार, एंगुलर एसएचएम के अंदर वो है, लीनियर एसएचएम में लाइन के अलॉन्ग मूव हो रहा था, एंगुलर एसएचएम में वो सर्कल में ऐसा रोटेट फोटेट हो रहा होगा। अच्छा रोटेट हो रहा होगा, हाँ रोटेट हो रहा होगा।
सर तो रोटेट होने के लिए तो टॉर्क की आवश्यकता होती है, बोले हाँ। सर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा क्या? हाँ, फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ऐसे लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। जो जो लीनियर क्वांटिटीज थी वो सब एंगुलर क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए और आपको जो है सीधे, मतलब ऐसा सोचो ही मत, मैं खुद भी नहीं सोचता भाई कि मैं एंगुलर एसएचएम का सवाल कर रहा हूं। मैं जब एंगुलर एसएचएम का सवाल आता है, मतलब सवाल से मतलब है कि जैसा अभी हम देखेंगे कि भाई वो कितना टाइम लगाया, क्या इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन लिखते वक्त टाइम कितना लगा ये पता करते वक्त, मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि मैं एंगुलर एसएचएम के क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सोचता हूँ लीनियर क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है साहब, तो देखते हैं थोड़ा सा बात को। ये हमने कर दिया इसको दो टुकड़े, और इधर मैं पहले लिख रहा हूं लीनियर एसएचएम, और उधर हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर एसएचएम, लीनियर एस, और यहां पे किसकी बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम में सबसे पहली इक्वेशन हमने फोर्स की पढ़ी थी, यहां हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो टॉर्क की पढ़ेंगे। बस के की जगह एक सिंबल हमने चेंज कर दिया है, वो ही कांस्टेंट, वो टॉर्क कांस्टेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह टॉर्क, के की जगह सी, बाकी वही। ठीक है सर, अब हम जानते हैं आप क्या कहने वाले हो। अब आप लिखने वाले हो वही ए बाय एम इन, या फिर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर जी यहां क्या होगा बताएं, तो ए की जगह आएगा अल्फा, ठीक है, और ये आ जाएगा सी बाय आई, बिकॉज टॉर्क इज आई इंटू अल्फा। जैसे कि आपका फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क होता है आपका आई इंटू अल्फा। आई को हम लाए नीचे, नीचे आना पसंद है, और ये बन गया क्या, ओमेगा स्क्वायर। ओके सर, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू जैसे कि यहां होती थी रूटवा ऑफ के बाई एम, यहां पे ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो होगी रूटवा ऑफ सी बाय आई। बिल्कुल 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 एकदम सही। तो सर जी, मैंने कहा हाँ जी। सर जी यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, क्या टाइम पीरियड ये होगा, तो हमें पता ही था, हाँ ये तो हमें पता ही था, लेकिन हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं सर जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की बात कर रहे हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, और बस ओमेगा की जगह आप सी बाय आई डालेंगे इस बार। क्लियर, बोले हाँ क्लियर। बोले सर जी फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी वेलोसिटी, सर जी वेलोसिटी था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोले अब यार यहां पर सर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई, बोले सर यार एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल भी ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है मेरे भाई, इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ये सिंबल असाइन कर चुका हूं ओमेगा वाला, तो यहां हम कुछ और सिंबल ले लेते हैं। वैसे घबराना नहीं है, बोले ये क्या क्या सिंबल ले लिया, कुछ अच्छा ही ले लेते। बस ऐसे ओम का सिंबल है ना, बुक्स में कई बार ऐसा दिखता है, इसलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी मेरे दोस्त, एंगुलर वेलोसिटी। बोले ओके, तो सर जी फॉर्मूला बताओ ना। मैं कहा फॉर्मूला तो उसको देखो ना। अच्छा तो ओमेगा की जगह तो ओमेगा, ए की जगह क्या लेंगे, मैं कहा ए क्या है, एम्पलीट्यूड, तो यहां थीटा नॉट बोल दो। जैसे एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू वो एम्पलीट्यूड है, तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू,
और सर जी यहां, मैं कहा यहां तो x था ना, तो x की जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा नॉट क्या है मेरे भाई, थीटा नॉट इज द एम्पलीट्यूड मेरे भाई, एंगुलर एम्पलीट्यूड या एंगुलर एम्पलीट्यूड। ओ, तो यहां तक मेरे को लगता है बातें क्लियर होंगी, बाकी तो हमने फिर लिखी। ठीक, अब वही घिसी पिटी बातें कि वी मैक्स अपने पास ए ओमेगा होता था, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा इंटू थीटा नॉट होगी। कहां होगी, वही मीन पोजीशन। ठीक है, या यार इसको क्या लिखे हम, तो मेन मेन चीज लिखते ना, मेन, ये तो अब पता ही है तो लिख ही लोगे, तो कौन सी बड़ी बात है। मेन चीज अपनी वो थी ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, बोला हाँ क्या लिखते थे, बोले ए साइन ओमेगा टी प्लस। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे थीटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोले सर फाइव ओमेगा सब वही है ना, अरे बिल्कुल वही है। मतलब सर ये जैसे ऐसा 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 झूल रहा होगा, तो जब ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो पाई बाय टू, नेगेटिव एक्सट्रीम होगा तो माइनस पाई बाय टू, बिल्कुल वही सेम कहानी। मीन से इधर जा रहा होगा तो जीरो, और मीन से इधर जा रहा होगा तो पाई, वही सेम कहानी है मेरे दोस्त, घबराने का नहीं। ठीक है, तो ये कहानी अपनी एंगुलर एसएचएम की रहेगी। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा आप कहेंगे कि हाँ जी एंगुलर एसएचएम है। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है एंगुलर एसएचएम का वो है सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का होता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो होता है ये कि एक लीजिए धागा, और इस धागे से एक मास हैंग करवा दीजिए, यहां से इसको कर दीजिए हिंज, और इस धागे की जो लंबाई है तो हम कह देते हैं एल, इतनी एल, और ये इसकी मीन पोजीशन है। हाँ, तरीका वही रहेगा, मीन पोजीशन से करेंगे डिस्प्लेस, लेकिन इस बार लीनियरली नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, एंड देन वी विल चेक दैट whether the force, sorry, whether the torque is following that equation or not, or relation or not, that जो क्या था, torque is equals to minus का c theta। okay, minus again it is representing the same thing that अगर आप इधर इसको डिस्प्लेस करते तो टॉर्क अपोजिट लगेगा, इधर डिस्प्लेस करते तो टॉर्क अपोजिट लगेगा। ठीक है साहब, तो ये इसका रस्सी का कोई मास नहीं है, रस्सी इज अ मासलेस, रस्सी इज मासलेस। ठीक है सर, मीन पोजीशन है, हाँ जी। डिस्प्लेस करें सर जी, मैं कहा बिल्कुल करो। नेकी और पूछ पूछ तो किसकी, तो इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया ऐसा पंखा पेंडुलम। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, क्या क्लियर, जैसे ही आप इसको इधर रोटेट करके छोड़ते हो आपको ये समझ में आना चाहिए इस पे एक फोर्स लगेगा mg इधर, और रस्सी पे एक फोर्स, रस्सी पे लगेगा टेंशन, और क्योंकि रोटेट कर रहा है तो यही फिक्स्ड एक्सिस है तो इसी के अबाउट ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो ये ऐसा झूमेगा और कहां तक जाएगा भाई, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से आप कह सकते हो जिस लेवल से आप इसे रिलीज करोगे उसी लेवल तक ये जाए, ऐसा घूमेगा और ऐसा, और ये ऐसा झूलता रहेगा। हालांकि ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये एसएचएम है कि नहीं उस पे हम आते हैं। तो मैंने कहा जी अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, ओ जी ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखें, बोले लिखो, मैंने कहा लो जी टॉर्क की इक्वेशन अबाउट ओ, तो कह रहे हैं भाई साहब ओ से टेंशन तो पास कर गया, तो टेंशन का तो टॉर्क आ गया जीरो, टेंशन का टॉर्क क्या आ गया जीरो, mg का, बोले हाँ mg का तो टॉर्क आएगा,
क्यों आएगा? बोले सर जी mg की, अरे यार भगवान बचाए, बोले सर जी mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो ये रहा, mg का लाइन ऑफ एक्शन एंड from point O, this line of action has some perpendicular distance, है ना? हाँ, बोले ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, बोले ये L और ये 90, तो ये L तो ये डिस्टेंस L साइन थीटा। पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से O पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या L साइन थीटा आपको दिख रहा है? जी हां, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। क्या टॉर्क आपका थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? नहीं। क्यों सर? अबे साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, थीटा के नहीं। ऐसा क्या? हाँ, नॉट अ इक्वेशन, सही इंग्लिश लिख रहा हूँ, नॉट अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये इक्वेशन नहीं है एसएचएम की, तो फिर का है इक्वेशन एसएचएम की? सुनो भाई, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, फॉर समाल ऑसिलेशन, जब आपका समाल ऑसिलेशन होगा, छोटा सा मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, थीटा आपका बहुत स्मॉल होगा। दैट इज थीटा इज वेरी स्मॉल। सर इट्स वेरी स्मॉल मतलब क्लोज टू 5 डिग्री। अब हाँ 5 डिग्री से छोटा भी, अब 6 डिग्री आ जाएगा तो भी मान लेंगे, 7 आ जाएगा तो भी मान लेंगे, 15-20 डिग्री आया तो नहीं मानेंगे, है ना? 5 डिग्री से कम भी बोल सकते। अब देखो यार, इसको एकदम है ना, ऐसा नहीं कि यार तुम बोलो और सर आपने तो जो है 5 डिग्री से कम लिखवा दिया, और सर जी हमने तो एक बुक में सवाल देखा था जहां पे 7 डिग्री को भी छोटा ही एंगल ले रखा था, या 6 डिग्री को भी छोटा ही एंगल दे रखा था। 5 से छोटा या 5 के आसपास चलेगा भाई, छोटे ही ऑसिलेशन मानेंगे उसको, लेकिन तरीके से 5 डिग्री के नीचे होना चाहिए, 5 डिग्री हो, तब हम स्मॉल ऑसिलेशन बोलेंगे। और उस केस में आप जानते हो साइन थीटा आपका थीटा हो जाएगा। क्यों? सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आपका थीटा क्योंकि स्मॉल है, अब आप कहेंगे कि टॉर्क अबाउट ओ इज व्हाट इट इज, एम जी एल थीटा। सर जी माइनस साइन नहीं आया, अबे माइनस तो ये दिखाता था कि वो थीटा के अपोजिट है, मतलब अगर आप इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये वापस आना चाहेगा, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इधर डिस्प्लेस किया तो टॉर्क इसको वापस इधर लाना चाह रहा है, तो वो तो हो ही रहा है, तो ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है। तो सर आई लिखें क्या? आई, हाँ लिखो। तो सर ये मास जो है ना इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से इस मास की सर जी एल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास के लिए लिखा जाता है एम एल स्क्वायर, तो लिख दो भाई एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, आई अल्फा एम जी एल थीटा। जो कट रहा है वो काट दीजिए, एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, और यहां से आपके पास अल्फा दी वैल्यू आ गई जी बाय एल इंटू। अब ये जो लिखेला है थीटा के साथ, ये है क्या? ये है अपना ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ बाय एल, और टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अब मैं एक और चीज यहां पे थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है। ये तो अभी नॉर्मल केस की बात हो रही है, जनरल आपको जो केस आ जाएगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूला बताऊं क्या याद रखें? बता दूं भाई? ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ही बता रहा हूं, गली गली का कोचिंग वाला आपको ये रिजल्ट बता दे। स्कूल में भी स्कूल लेवल की बात बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत तगड़ी बात।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय इफेक्टिव डाल दो। इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे निकालते हैं मेरे हिसाब से आपको पता होगा, एक सवाल करा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। अब जैसे मान लो कि आपको देखो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब आप जानते हो कि यार ग्रेविटी कहां कम कहां ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम, पोल पे ज्यादा, टाइम पीरियड पे असर पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं यदि लूं और आपसे कहूं तो तेरी भाई ये कंटेनर, तुमने बोला हाँ ठीक कंटेनर, मैं कहा भाई ये कंटेनर जो है ऐसा ऊपर एक्सेलरेट और ये अपना पेंडुलम है, ये इसमें ऐसा ऑसिलेट, है ना। बोले भाई टाइम पीरियड बताना है इसका, टाइम पीरियड, में कहा हाँ, तो यार टाइम पीरियड बताना है इसका तो जी इफेक्टिव निकाल लो। बोले इसको बैठा दो यहाँ पे ऑब्जर्वर को और पूछो कि भाई तेरे को क्या एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर कहेगा कि देखो भाई साहब क्योंकि ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तो जी तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में स्यूडो की वजह से एक इफेक्टिव ग्रेविटी मेरे को ए और दिखेगी, तो जी प्लस ए मेरे को इफेक्टिव ग्रेविटी दिखेगी। और यहां जब मैं टाइम पीरियड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 पाई अंडर ऑफ L बाय जी। क्लियर है क्या मामला? अच्छा, तो सेकंड केस भी इसमें निपटा दूं क्या? निपटा दूं, नीचे लिख देते, हाँ। पता लगे नाराज हो जाए, बोले यार मेरे को नीचे लिख दिया उसको ऊपर लिख दिया। बोले यहां मैं कहा इस बार ये आ रहा है नीचे को, बोले सर नीचे को आ रहा है तो हम समझ गए। बोले इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगी? मैंने कहा यार ए नीचे है तो स्यूडो ऊपर लगेगा जो कि इफेक्टिव ग्रेविटी को कम कर देगा। यहां इफेक्टिव ग्रेविटी होगी जी और यहां जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर L बाय जी। जी इफेक्टिव निकालना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बोले बस? बोले हाँ बस। एक सवाल तुम्हारे नाम, सवाल में क्या दिया गया है? बात समझ ही गए होंगे, जी इफेक्टिव निकालना होता है और कुछ नहीं। बोले यहां है एक कंटेनर, अब बोले कंटेनर को यहां पे रख के छोड़ दिया। बोले हाँ, ये है स्मूथ एकदम, और यहां है वो पेंडुलम। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको, तो मैं तो लिख ही देता अभी, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको बताना है। You just have to find what the time period of this pendulum. तब ये ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसा। सर आपने ऐसा तिरछा क्यों बनाया? मैं कहा मेरे को नहीं पता, वर्टिकल बनाना चाहते हो वर्टिकल बना लो। ध्यान रखना मीन पोजीशन, इफेक्टिव ग्रेविटी, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना, ठीक है सर। करते हैं बात। तो आप यहां पे आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इन दिस केस, तो बस तुम्हें जी इफेक्टिव निकालना है। बोले हमसे इतने, हमको समझा दिए इतने इजी वाले और दे दिया ये टफ वाला। ये टफ नहीं है मेरे भाई, ये लग रहा होगा टफ लेकिन है नहीं। आओ थोड़े सा हिंट दे दूं उधर, कई लोगों को बोले समझ ही नहीं आया हमको ये कैसे जी इफेक्टिव ये आ गया। भाई देखो ए अगर ऊपर लग रहा है तो यहां टेंशन के अलावा क्या फोर्स लग रहा होगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। टेंशन के अलावा mg है और एक स्यूडो है ma, तो ऐसे लग रहा है मानो mg प्लस ए फोर्स लग रहा है, इसलिए जी इफेक्टिव जी प्लस ए। बोले अच्छा ये बात है क्या? मैं कहा बिल्कुल यही बात है। ऐसे ही यहां ऐसे लग रहा है कि mg के अलावा, सॉरी टेंशन के अलावा एक फोर्स mg और एक स्यूडो ऊपर ma, और यहां a जो है ना वो कम है g से, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है ना भाई साहब, रिजल्टेंट आ रहा है नीचे की ओर।
बोले सर अगर ए जी के इक्वल हो जाए तो मैंने कहा तो जी इफेक्टिव 0 आ जाएगा, फिर ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ये 0 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, बस आ जाओ अब इस सवाल पे। क्या करना है, अरे जी इफेक्टिव निकालना है। कैसे निकालना है, टेंशन के अलावा क्या फोर्स है वो चेक कर लो। ओके करते हैं। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ये कंटेनर, क्योंकि ये स्मूथ है तो ये कंटेनर जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ दिस कंटेनर इज 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 जी साइन थीटा। इस कंटेनर का एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, इस पे कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, नहीं कर रहे शक। और अब ढूंढो टेंशन के अलावा क्या फोर्स लगा। बोले ऐसी बात, बोले टेंशन के अलावा mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, मैं कहा बिल्कुल आएगा। और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, मैं कहा बिल्कुल आएगा। और सर जी एक आएगा अपना स्यूडो एक्सेलरेशन के अपोजिट mg sin थीटा, लिख देता हूं ये स्यूडो है। देखो भाई mg sin थीटा खा गया क्या, बोले हाँ खा गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, कहा दिख रहा भाई, विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम हमको तरजीह कर रहा कि यहां पर ये पेंडुलम है और इधर इस डायरेक्शन में इफेक्टिव ग्रेविटी आती हुई दिख रही है। भाई टेंशन के अलावा mg और स्यूडो था तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके बचता है सिर्फ mg cos थीटा, तो दिस इज g इफेक्टिव। यही आपका g इफेक्टिव है, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी cos थीटा। और आपको पता है इधर इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा mg cos थीटा, उसको टेंशन बैलेंस करेगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट विल ऑसिलेट अबाउट दिस, ऐसा करके हमेशा g इफेक्टिव की डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा और उसके अबाउट वो ऑसिलेट। ये सब अगर यहां इसमें कंटेनर में एक्सेलरेशन इधर होता तो एक g इधर, एक इफेक्टिव ग्रेविटी इधर, तो g इफेक्टिव आता इस डायरेक्शन में, तो ये इसके अबाउट ऑसिलेट करता हूं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई, ठीक है साहब। तो आइए एक सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल बहुतों को कर सकता है परेशान, इस द परेशान ऐसे वो सोचेंगे कि न जाने क्या पढ़ा रहा है, वो तो खैर सोचते ही होंगे मैं पढ़ाऊं, कई लोगों को तो ये लगता होगा न जाने क्या पढ़ा रहा है ना। चलो खैर जो भी है, तो कुछ और लोगों को भी शायद लग सकता है कि न जाने क्या पढ़ा रहा है इस सवाल के जब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। लेकिन 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 अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी बातें जो करने वाले। पहले सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। बोल रहा है बॉल इज हंग वर्टिकली बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ, कितनी है लेंथ, L, दे नहीं रखी ना इधर, L फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन एन इंक्लाइंड वॉल। एक वॉल है, ये दीवार है, ये धागा है और ये मास, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। अच्छा, इंक्लाइंड जो वॉल है ना, ये अल्फा एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, के साथ। The thread with the ball is then deviated through a small angle beta. बीटा स्मॉल कहा गया है, मतलब SHM वाले केस वैलिड रहेंगे। दिखने में सर आपने तो ये बना दिया यार 30 और 40 डिग्री जितना, मतलब 60 डिग्री जैसा लग रहा है। तो अब यार वो साफ साफ दिखे इसलिए बड़ा बनाया है, बाकी सवाल में दिया गया है एंगल इज स्मॉल एंड सेट फ्री, छोड़ दिया, यहां ले गए छोड़ दिया, यहां ले जाके इसको छोड़ा, का मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हुई क्या, बोले हाँ हुई। अच्छा चलो एक बार पीछे तो आए, बोले क्या सर यार एक बार में नहीं पढ़ा सकते क्या, क्या मतलब भुलक्कड़ हो गया, क्यों इधर नहीं बता दिया आपने, इधर एक बार देख तो ले हम। तो भाई सिंपल पेंडुलम में ये एंगुलर एसएचएम हो गया और ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई,
ये मीन पोजीशन हो गई। अब जैसे कोई तुम्हें कहे कि यार यहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, थीटा नॉट से यदि तुमने छोड़ा है तो कितना, ए ओमेगा, ओमेगा आपको पता ही है ये रहा, इस ओमेगा को थीटा नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी इस पोजीशन की। एंगुलर वेलोसिटी की मदद से लीनियर वेलोसिटी भी मिल जाएगी और फिर काफी चीजें हो जाएंगी। यहां से यहां आने में t/4 टाइम, यहां से यहां जाने में t/4, वापस यहां से यहां आने में t/4, यहां से यहां आने में t/4, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ए से a/2 आने में याद करो वो टाइम कितना था, t/12 याद हो तो शायद, t/12 थोड़ा ना 3/6 था। एक्सट्रीम से a/2 आने में t/6, a/2 से मीन आने में t/12, याद है वो टाइम, याद रख लो ये t/6 और t/12। तो यहां पर भी थीटा नॉट से θ0/2 आने में t/6 एंड θ0/2 से मीन जाने में t/12, फिर मीन से इधर θ0/2 जाने में t/12 और θ0/2 से इधर जाने में t/6। क्लियर? θ0 से θ0/√2 जाने में ध्यान करो a/√2, तो θ0/√2 t/8, t/4 का आधा। सेम कहानी यहां पर वैलिड होगी। भाई तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा एंगुलर एसएचएम, मेरे दिमाग में तो लीनियर चल रहा है, तो मैं टाइम निकाल। आ जाओ अब इस पे। अच्छा एक और चीज यार बता दो, अंग्रेज एक ही बार में क्यों नहीं बता देता, बार बार आगे जाके पीछे जाता है, हमको कंफ्यूज करता है। बात कर लेते हैं। सर जी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वही सेम कहानी। अगर एसएचएम यहां मीन से स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इनिशियल फेज कितना, बोले सर 0, तो मैं लिख दूंगा ए साइन, मतलब सॉरी θ0 साइन ओमेगा टी, t इक्वल्स टू 0 पे यहां था तो θ0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, t इक्वल्स टू 0 पे यहां था और इधर जा रहा था तो θ0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, पाए था ना, मैं खुद ही भूल गया था एक बार। मीन से इधर जा रहा है तो पाए, इधर से स्टार्ट हो रहा है तो 3π/2, तो फेज की वही वैल्यू रहेगी मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी। क्लियर? ठीक है, चलो तो आओ आगे बढ़ते हैं और अब फाइनली सवाल की ओर जाते। ऐसा क्या, बोले हाँ, तो बोल रहा था यार इसको यहां पे ले गए हम और यहां से इसको फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया। अगर ये दीवार ना होती, कई बार हम बात करते ना, काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता, तो न जाने मैं क्या कर देता। तो ऐसे ही एसएचएम भी कह रहा है कि यार ये दीवार नहीं होती ना तो मैं पूरा एसएचएम करता यहां तक और वापस आके इधर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता मैं, और उस टाइम पीरियड की वैल्यू होती 2π√L/g। लेकिन मुसीबत यह है कि यहां पर यह है दीवार और यह है परफेक्टली इलास्टिक है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा मेरे भाई। मतलब आएगा मस्त यहां आके, ये यहां टकराएगा, टकरा के वापस उसी वेलोसिटी से चले जाएगा। अब थोड़ी सी बात को समझना, आने को ये यहां तक आता, बोले हाँ आता। मान लो अगर ये पूरा मोशन करता, ये दीवार नहीं होती, तो ये यहां आता और यहां आते वक्त इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v होती, ये यहां आके रुकता ना, बोले हाँ। वापस जब यहां आता तो कितनी स्पीड होती, बोले सर v होती। तो क्या अभी भी टकराने के जस्ट पहले v है तो टकराने के जस्ट बाद भी v होगी क्या, बोले किस खुशी में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इस खुशी में। अच्छा इसका मतलब यह है सर कि आप शायद हमें यह समझाना चाह रहे हो सर जी कि अगर ये दीवार नहीं होती तो ये यहां से यहां टाइम लगाता, फिर यहां से यहां जाता और यहां से यहां जाता, फिर ये और टाइम लगाता। ऐसा करते हैं इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2। तो दीवार नहीं होती, t1 प्लस t2 आधा ऑसिलेशन और फिर अगेन t2 प्लस t1 पूरा ऑसिलेशन। तो एक्चुअल टाइम पीरियड ये होता जिसको हम 2π√L/g कहते हैं। सही बात है। तो हमें यहां पे इसका टाइम पीरियड निकालना, अब ये एसएचएम तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि पूरा ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से यहां जब आया तो ये टाइम तो t1 ही लगेगा और वापस जाने का टाइम भी t1 लगेगा। तो अभी जो टाइम पीरियड आएगा क्या वो 2t1 नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा तो सही। अब t1 कैसे निकालू?
T1 कैसे? T1 निकालने के लिए आप आधे टाइम पीरियड में से इस T2 को माइनस कर दो, यहां से यहां तक के टाइम में से T2 को माइनस कर दो, T1 निकल जाएगा। बोलो हाँ के ना? सर बिल्कुल सही कह रही है वो आप। T1 प्लस T2 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी का आधा। T1 प्लस T2 इज पाई रूट ऑफ L बाय जी। बोलो हाँ के ना? बोला हाँ सर। अब तो कितने हाँ बुलवाओगे यार, हाँ ही है, समझ जाएगा और हम हाँ ही बोलेंगे, काहे का? बोलो हाँ के ना? क्लियर? क्लियर ना? लेकिन आंसर ये थोड़ी ना, आंसर तो अपना क्या आएगा? हमारा आंसर कैसा हो? हमारा आंसर इज टू इज नॉट T1 प्लस। अच्छा तो ये T2 निकल जाए बस तो काम हो जाए, क्योंकि T1 को मैं लिख दूंगा पाई रूट L बाय T2। ये कमबख्त इसकी वैल्यू अगर निकल जाए तो काम हो जाए। मैं कहा क्या दिक्कत है, क्यों सोचते हो तुम कि ये एंगुलर एसएचएम में और परेशान होते हो? तुम सोचो कि भाई ये तो है अपना। मेरी आवाज तो ये पूरी ले रहा है ना आज? हाँ आवाज आ रही है? आ रही है साहब, अच्छे से अच्छे से। कई बार क्या होता है ना, वो माइक में फिल्टर लगा होता है ऑप्शन में, पता लगे दूर से बोल रहा हूँ वो माइक लेना ही बंद कर दे, है ना, नॉइज को फिल्टर करने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता, पता लगे मैं ऊंचा होके बोल रहा हूँ या इधर बोल रहा हूँ, सिग्नल सच में नहीं आ रहे यार। आ रहे आ रहे आ रहे। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि T2 कैसे निकालें। तो यार T2 का मतलब यह है कि अल्फा से बीटा जाने में जो टाइम लगा, अल्फा से बीटा जाने में टाइम लगा या बीटा से अल्फा आने में टाइम लगा। तो यार एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या सर जी? लगा ये मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था? सर जी ये मोशन जो है ना, वो स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव एक्सट्रीम। लगा पक्की बात? हाँ हाँ पक्की बात है। मैं कहा यार थीटा का फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेंगे? बोले सर एम्पलीट्यूड अगर पूरा ऑसिलेशन करता, पूरा ऑसिलेशन करता, ध्यान रखना, पूरा ऑसिलेशन करता, पूरा ऑसिलेशन करता, बीटा कॉस ओमेगा टी। कोई शक? ना जी ना, क्या शक, कोई शक नहीं। ओमेगा क्या है? अरे सर ओमेगा भाई टाई 2 पाई/टी रूट ऑफ जी बाई एल इंटू टी। मैं कहा पक्की बात बोले। अब मैंने कहा मेरे भाई यहां क्या है, इतना पोर्शन उड़ेला है, गायब है, गायब। ये टाइम मुझे निकालना है। बोले सर अल्फा से बीटा जाने का टाइम या बीटा से अल्फा आने का टाइम? तो इधर जो टाइम लगेगा भाई इधर लगेगा। तो सर जी ऐसा कर लो आप, इस बीटा से अल्फा आने में कितना टाइम लगा ये टाइम निकाल लो, ये भी T2 ही होगा। नहीं, अगर बीटा बीटा से अल्फा आने का यहां पे टाइम ये भी T2 ही होगा। T=0 पे ये कहां पे है? बीटा पे, मतलब इस वाले पोजीशन पे है क्या? बोले हाँ है। और यहां जब आएगा तो कितना अल्फा, थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? सर जी अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो वो टाइम ही तो निकालना था मुझे कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा उस वक्त थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? अल्फा। प्लीज ऐसा मत बोलना सर जी वो बीटा माइनस अल्फा चला है तो आप बीटा माइनस अल्फा क्यों नहीं लिख रहे इधर। भाई थीटा मीन पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा की वैल्यू यहां से मेजर होगी हमेशा। T=0 पे वो बीटा है, इस टाइम पे वो अल्फा है। बीटा माइनस अल्फा मत लिख देना। अल्फा लिखा, ये इधर इसको रखा, ये मामला इधर से सेट हुआ, और फिर हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे जय राम जी, अल्फा बाय बीटा कॉस और कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा, और टी को हम कहेंगे T2 टाइम लगेगा। क्या आ जाएगा? रूट ऑफ
एल बाई जी और कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा। बस अब यार उठा के पटको भाई। सर जी एकदम ऐसा पका डाला आपने, कितना गंदा पढ़ाते हो, कितना गंदा, बहुत ही गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना? टू की वैल्यू रूट ऑफ एल बाई जी, रूट ऑफ एल बाई कॉस इनवर्स ये आ जाएगा अपने पास टाइम पीरियड। ठीक है, आई क्या बात समझ में? समझ ला। तो अब हम आ रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम पे। ले क्या होता है? कुछ नहीं यार, किसी भी चीज को आप ऑसिलेट करवा दो। किसी भी चीज से क्या मतलब है आपका? को ले लो, कहीं से भी हिंज करवा दो और ऑसिलेट करवा दो। रॉड ले लो, ट्राइंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, सर्कल, डिस्क, स्फीयर, जो लेना है वो ले लो और ऑसिलेट करवा दो। क्या सर जी? जैसे ये एक शेप ले लिया मैंने, कहीं से भी इसे करवा दीजिए हिंज। अभी हालांकि आपका मान लो सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जब कांस्टेंट ग्रेविटी होती है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे आते हैं। mg लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। कांस्टेंट ग्रेविटी के केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि mg आपका लगेगा सेंटर ऑफ मास पे भी, दोनों एक ही जगह पर है। लेकिन असल में mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या ऐसा बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। mg आपका यहां लगेगा। कि जब एकदम ऐसा नीचे लगेगा तो ये आ गई अपने पास एल इफेक्टिव, आ गई एल इफेक्टिव, तो mg ऐसा लगेगा और इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आ जाएगा 0। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसके अबाउट इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ये रोटेट कर दिया। क्या थोड़ी सी शेप चेंज हो जाए तो बुरा मत मानना, तो थोड़ा सा इसको ऐसा रोटेट कर, ठीक है, रोटेट किया तो अब ये सेंटर ऑफ मास इधर आ गया है, बोले ठीक है। mg इस पे लगेगा, बोले हाँ। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, बोले ये ऐसा दिखेगा, मैं कहा बिल्कुल सही। और लाइन ऑफ एक्शन ऐसा दिखेगा, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये एंगल तो मैंने थीटा का, थीटा इसको रोटेट किया तो ये एंगल भी थीटा, और ये एल इफेक्टिव है, ये एल इफेक्टिव है, तो ये आ गया आपका एल इफेक्टिव साइन थीटा। वही सेम घिसी पिटी बातें हैं, कोई रटना ही नहीं है इसमें कुछ, बस उसको रोटेट करना, रोटेट करके छोड़ देना, छोड़ोगे तो क्या आएगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क लगेगा एम जी एल इफेक्टिव साइन थीटा। अगेन नॉट ऑन, नॉट एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, भगवान जाने ये नॉट अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगा कि एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगा, मुझे नहीं। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये टॉर्क की इक्वेशन होगी। अब इफ या फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, वही सेम कहानी, किसी फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, when you will talk about these small oscillations, then in that case what is torque? Torque is इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एंड जो भी हो वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी एल इफेक्टिव, एंड ये चलो अभी तो इसको टॉर्क लिख, टॉर्क अबाउट, तो ये आ जाएगा थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर?
तो यहां से अगर हम देखेंगे तो टॉर्क आ जाएगा अपने पास कितना भाई, कितना कितना कितना, आई नॉट इंटू अल्फा एंड इट इज एम जी एल इफेक्टिव इंटू एंड अल्फा इज ये चीज और ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर। और यहां से ये आ जाएगा आपके पास टाइम। रटना नहीं है, हमेशा सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं कहा हाँ यार, बोले सर एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो मान लो आपको क्या दिया है, आपको दी है एक रॉड, क्या दी है, एक रॉड का मास दिया, रॉड का मास दिया गया है, उसकी लेंथ दी। चलो यार एक बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया तो क्या, आईआईटी में आया हुआ है ना, तो वही क्वेश्चन याद आ गया अभी तो दिमाग में तो बहुत क्वेश्चन भरे पड़े हैं, लेकिन वही है, को टफ भी ना लगे, बात भी समझ, ध्यान से सुनना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा इसलिए क्योंकि काफी लोग सोचे कि अरे हम क्या करें इसमें। दो तरीके से पूछा गया था, मैं दोनों के अलग अलग टाइम पीरियड निकलवाऊंगा। हालांकि सवाल किसी और तरीके से पूछा गया था, हम तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करेंगे। आईआईटी में आया था ये, ठीक। तो यहां आपको कुछ इस तरीके से बातें बता के दी गई थी कि ये जो रॉड है इसका मास m and this disc, let's say it is capital M and its radius is r. Okay, now this disc is rigidly attached with the rod. इसका मतलब क्या है rigidly attach होने का? rigidly attach होने का मतलब ये है कि मान लो इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं रेड से, इस पॉइंट को मैंने, दिख रहा है क्या डिस्क का जो ये पॉइंट है ना, इसको मार्क कर देता हूं रेड से। तो रिजिडली अटैच होने का मतलब ये हो जाता है कि जब आप इसको रोटेट करोगे, जब आप इसको अटैच करोगे क्या होगा, यहां पर ये वाला पॉइंट है ना, यहां आ जाएगा, रिजिडली अटैच्ड है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये डिस्क जो है, इसको डिस्क ले लेते हैं, दिस इज एक्चुअली अ डिस्क। क्या ये डिस्क रोटेट हो रही है क्या भाई? हाँ, ये डिस्क जो है वो रिजिडली कनेक्टेड है ना, रिजिडली कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। इसका टाइम पीरियड निकालने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, इस पर कहीं कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। यहां आपको टाइम पीरियड निकालना था तो आप भाई घिसा पिटा जो तरीका है वो लगा देंगे कि भाई थीटा के ऊपर हम गए, थीटा डिस्प्लेस करने पर क्या क्या फोर्स लगा, बोले सर जी यहां से लगा कैपिटल एम जी, इसके मिड से लगा स्मॉल एम जी, ये लेंथ हमको दी गई है कितनी, एल, तो सर जी ये लेंथ हो गई आपकी L/2। मैं कहा बिल्कुल पक्की बात। बोले और ये लेंथ हो गई L। मैंने कहा बिल्कुल सही। बोले सर जी ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे ही सर जी ये भी हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये जो लेंथ है ये आएगी L साइन थीटा, एकदम सही। और ये लेंथ आएगी L/2 साइन थीटा, लगा एकदम सही। अब करना क्या है, अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन हमको लिखनी है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ वो क्या आएगा भाई, बाकी सब इंटरनल है, दीज आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग, सो इट इज एम जी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन थीटा। और टॉर्क जब आप लिखेंगे, असली बात है टॉर्क को लिखने, यार यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो सब लिख देंगे सर, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज ml²/3 एंड व्हेन यू विल टॉक अबाउट द डिस्क, तो डिस्क इज आल्सो रोटेटिंग, डिस्क रोटेट हो रही है ना मेरे भाई, हाँ डिस्क रोटेट हुई है, देखो ये रेड पॉइंट पहले इधर था, अब रेड पॉइंट इधर आ गया, तो डिस्क भी रोटेट हुई है, उतना ही थीटा एंगल से रोटेट हुई है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसके अबाउट कितना आएगा भाई, इसके अबाउट आएगा mr²/2 प्लस md², पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो mr²/2 प्लस md। हालांकि इतना नहीं पूछा था आईआईटी में, आईआईटी कई बार फालतू की कैलकुलेशन, कई बार नहीं हमेशा फालतू की कैलकुलेशंस नहीं करवाता है आईआईटी को, ये सब नहीं पूछना था आईआईटी को, तो बस ये पूछना था कि भाई टाइम पीरियड किसका कम किसका ज्यादा। वो अभी मैं बता दूंगा आईआईटी ने क्या सवाल पूछा था, आप तो अभी इस पे आए। हालांकि ये तो रद्दी सवाल है, असली सवाल तो इसके बाद वाला पार्ट में है, तो एकदम रद्दी है, इसमें कुछ नहीं है ना। तो यार आई लिखना है, आई रॉड का डिस्क का, ये कौन सी बड़ी बात है, तो हर कोई बच्चा लिख लेगा, ठीक है। ml²/3 mr²/2 md², मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया पूरे इसका, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, mgl स्मॉल mgl/2 साइन थीटा। अगेन वही फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। भाई सवाल ये था टाइम पीरियड निकाल, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस अभी आपको पता लग रहा होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा अपने पास mgl प्लस mgl/2 अपॉन ml²/3 प्लस mr²/2। अरे यार डी क्यों लिख दिया मैंने, ये ml² है ना, डी ये डिस्टेंस l ही तो है। ये अपने पास क्या है, ω²। डायरेक्ट लिख दूं क्या टाइम पीरियड, हाँ लिख दो, टाइम पीरियड अपने पास आ जाएगा अ, 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 अ। वैसे यार तुम लोगों के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ, तुम लोग तो अभी 11वीं में होंगे, 12वीं वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, अगर कोई है तो। यार कभी कोरोना नहीं होने देता, वर्ल्ड वॉर आने के संभावनाएं हो गई, नेटो उतरने वाला है ऐसा। देखो भाई क्या लिखा है, कौन बचेगा कौन रहेगा। पे क्या है ना, पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो भी, तो इस तरीके से आप टाइम निकाल लोगे। अब असली सवाल जो है, वो सवाल क्या है, असली असली सवाल है, आईआईटी ने साथ में ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे थे। आईआईटी ने क्या पूछा फिर, आईआईटी ने कहा देखो भाई, पहले वाले में तो जो डिस्क है वो रिजिडली अटैच्ड है, दूसरे वाले में डिस्क जो है वो रिजिडली अटैच्ड नहीं है। अब आधी जनता को तो ये बात ही समझ नहीं आई, आधी जनता ने तो यही हथियार डाल दिए कि रिजिडली अटैच्ड होने का मतलब क्या है और रिजिडली अटैच्ड ना होने का क्या मतलब है। तो देखा बचपन में गांव में वो एक डंडी के आगे टायर लगा लेते थे, इस केस में वो टायर घूम नहीं रहा, जाम है, रिजिडली अटैच्ड है। केस में इस एक्सिस के अबाउट ये टायर घूम सकता, मतलब ये रॉड है ना, ये डिस्क को घुमाओगे तो ये घूम, इट इज नॉट रिजिडली अटैच्ड विद द रॉड, कैन रोटेट अबाउट दिस। बस बच्चों का यहीं पे काम तमाम हो गया। अब इसमें वो तुक्के मारे आए, कई तुक्के में सही करे आए और कई जो है घबराहट के मारे छोड़ आए, है ना। और कईयों को तो हवा ही नहीं लगी क्या हो रहा है, कई ये भी समझ गया कि अच्छा चलो ठीक है ये रोटेट हो रही होगी, रोटेट हो रही होगी तो अब क्या करें, घबराहट तो हो ही रही है उन्हें, तो सुनो अब बात।
आईआईटी कई बार है ना, इसलिए कई बार इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछता है, मतलब है ना, दिल खुश हो जाता है वो सवालों को देख करके। वो अलग बात है कि स्टूडेंट जब एग्जाम के दौरान बैठता होगा, अबे बन जा यार, चलो यार हम इसकी मदद लेते हैं ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मदद कम से कम ही, क्या करें यार, हमारा टाइम भी तो इम्पोर्टेंट। हाँ जी। तो अब यहां पर क्या बात है वो सुने। ये रिजिडली इससे अटैच नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट अगर अभी यहां है तो इस वाले केस में भी ये पॉइंट इधर ही रहेगा। ये डिस्क जो है ना ये रोटेट ही नहीं होगी। तुम बोलोगे क्यों भाई, कौन करेगा रोटेट, मुझे बताओ जरा डिस्क को। सर कैसे देखोगे यार, देखो अब डिस्क क्या कर रही है सर, हमारे हिसाब से सीटीआरएम कर रही होगी। तो बैठो इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पे बैठोगे तो एम जी का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0। सर मूविंग एक्सिस है तो कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप बात कर सकते हो। तो डिस्क को जब आप देखोगे तो एक्सिस से एम जी का और हिंज का टॉर्क 0, बाकी कुछ बचा नहीं। तो सर ऐसे तो आप यहां भी बोल दोगे, अरे यहां पे तो ये पूरा ये चीज अटैच्ड है, चिपकी हुई है इससे, ये चिपकी हुई है मेरे भाई। सिर्फ हिंज से फोर्स नहीं लग रहा है, वो पूरा का पूरा चिपका हुआ है रॉड, पूरा फोर्स लगा रहा है वो, यहां सिर्फ उस हिंज से लग रहा है। तो ये डिस्क जो है वो रोटेट ही नहीं होगी, डिस्क जो है रोटेट ही नहीं होगी। इसका मतलब इस सवाल का जो खूबसूरती है बताओ वो कहां लाई कर रही है, बस यहां लाई कर रही है कि सिंस डिस्क इज, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, सिंस डिस्क इज नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस, यार रोटेशन है ही नहीं उसका मेरे भाई, वो तो ट्रांसलेट कर रही है अबाउट इट एक्सेस, therefore it will behave like, देखो अब ये है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, बस ये है कि अप्लाई करना आना चाहिए लोगों को। तो भाई यहां पर कहा गया, यहां पर देखो क्या कहा आईआईटी ने, ये रोटेट ही नहीं हो रही, और हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं आरबीडी से पहले तक हमने क्या किया है, जब रोटेशन नहीं होता था तो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ही तो मान के चलते थे मेरे भाई, रोटेशन ही नहीं हो रहा उसका, ऐसे चल रहा है बस। इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, देयरफॉर इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास। बस अभी बताऊंगा आईआईटी का सवाल क्या था, पहले इस पे आते हैं। आईआईटी ने क्या, सबसे पहली बात बनाएंगे हम टॉर्क की। आप बताओ क्या करो, तो भूल जाओ कि ये अब डिस्क है, आप समझ लो रॉड से एक छोटा सा मास अटैच कर दिया, छोटा सा पॉइंट मास यहां अटैच हो रहा है, छोटा सा पॉइंट, क्योंकि ये रोटेट ही नहीं हो रहा। आईआईटी ने पहला सवाल पूछा था, बोथ द केसेस, किसमें टॉर्क ज्यादा, या मतलब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं किसका टॉर्क ज्यादा किसका टॉर्क कम, या फिर टॉर्क इन बोथ द केसेस इज सेम, और दूसरा ऑप्शन टॉर्क इन बोथ द केसेस इज डिफरेंट। तो जब आप टॉर्क की बात करेंगे मेरे भाइयों और बहनों, आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, वही सेम बात, वही सेम बात, थीटा है तो वही दो चीजें, एम जी एल साइन थीटा और एम जी एल बाई 2, तो टॉर्क इज सेम इन बोथ द केसेस। और ये ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट था, ये ऑप्शन क्वेश्चन जो था मल्टीपल करेक्ट था। पहले ये तो सबने निकाल दिए, तो हर किसी ने मतलब जिसको भी थोड़ा फिजिक्स आती है उसने निकाल दिए, हर किसी से मतलब जो फिजिक्स का स्टूडेंट, फिजिक्स जिसको आती है उसने निकाल दी। फिर जो एक्स्ट्रा चीज थी वो ये नहीं सोचा था ना औरों ने, फिर अगली बात ये थी कि टाइम पीरियड किसका ज्यादा किसका कम, या टाइम पीरियड दोनों का सेम है डिफरेंट, ऐसा पूछा नहीं था किस मतलब कितना है टाइम पीरियड, बस ये पूछा था टॉर्क, जितना मुझे याद है सवाल ऑप्शंस में दिया था, टॉर्क दोनों का सेम है, टॉर्क दोनों का डिफरेंट है,
टाइम पीरियड दोनों का सेम है, टाइम पीरियड दोनों का डिफरेंट है। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें 2 सही थे। टॉर्क दोनों का सेम है, लेकिन जब मैं आई की बात करूंगा तो इसका आई कम आएगा उसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहां रॉड रोटेट कर रही है, लेकिन दिस इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट मास बिकॉज इट इज नॉट रोटेटिंग। तो अगर यहां एक पॉइंट मास होता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसका ओमेगा ज्यादा है और टाइम पीरियड कम है, तो इसका टाइम पीरियड कम आएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ गई, बाकी तो फिर कोरी बकवास है, तब अब मैथमेटिक्स है। तो वही फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन। तो अल्फा इज व्हाट इट इज, एम जी एल प्लस small mgl by 2. That is small, that's why you can write sin theta as theta, and now in the denominator you will have this thing. Omega is actually greater than the previous case and time period is less. इस हिसाब से आप बात कर लेंगे। क्या साहब, टाइम देखा जाए, क्या बात है, 1.5 घंटा होने को आया। मैं कितना कछुआ स्पीड से पढ़ा रहा हूँ यार मैं। बोले सर आप कछुआ स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आप हो ही कछुआ। Particle of mass m is suspended at the lower end of a thin rod of negligible mass. Okay. The upper end of the rod is free to rotate in a plane of the. Okay. कह रहा है यहां पर ये जो एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल प्लेन है मेरे हिसाब से यार, है ना। एक्सिस को क्या बोलते हैं? अपर एंड ऑफ द रॉड इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ पेज। पेज मतलब बोर्ड का पेज। पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, वो पॉइंट से पास हो रहा है। द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड व्हेन रॉड इज वर्टिकल। ये वर्टिकल है, तो अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में as shown in the figure. So the period of oscillation of the system is pi root of L by N. So L is the total length and this length is a small l. And when it is slightly displaced from its mean position, then find n. तो हमको बेसिकली टाइम पीरियड ही निकालना है, क्योंकि टाइम पीरियड ये दे रखा है और यहाँ टाइम पीरियड में n की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ k इज 9 mg कैपिटल L by स्मॉल l स्क्वायर। वो 1 नहीं है, स्मॉल l स्क्वायर है। g की वैल्यू 10 लेनी है। ठीक है, रद्दी सवाल है। बोले क्या सर हर सवाल को रद्दी बोल देते हो? देखते हैं। पहली बात, स्मॉल ऑसिलेशंस होने, स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा है। डिस्प्लेसमेंट छोटा है इसका मतलब तो ये तो हो गई अपनी क्या, मीन पोजीशन, है ना। और अभी हम मीन नहीं है, हम थोड़े से डिस्प्लेस हो गए। अब ये बात को थोड़ा समझना मेरे भाई, ये बनाने के लिए हमने बोला कि थोड़ा सा ये मतलब इतना ज्यादा एंगल दिखा दिया, असल में ये एंगल बहुत छोटा है। तो ये जो स्प्रिंग होगी ना, स्प्रिंग तरीके से, तो अगर आप देखेंगे पहले अगर मान लो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे ऐसी थी, तो अब ये पॉइंट भी रोटेट होकर थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, रोटेट हो जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। तो स्प्रिंग ऐसे सीधी थी, तो अब थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट रोटेट होकर ऊपर चले गया। लेकिन वो इतना कम रोटेट हुआ है कि स्प्रिंग को आप ऐसा मान सकते हो कि वो सीधी ही रही। स्प्रिंग को आप ऐसा मान सकते हैं कि वो सीधी ही हो जैसे। ठीक है, यहां क्या होता है इस पे, यहां इस पे कुछ ऐसा फोर्स लगेगा। अब हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, तो ये आ रहा है अपना एल, ये जो गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है एल थीटा। आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू थीटा। ठीक है, दिस इज एल थीटा।
फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के इंटू एल थीटा। भाई ये रेडियस हो गई तो ये आर्क लेंथ हो गया आर थीटा, स्प्रिंग में एक्सपेंशन आ गया एल थीटा, एल थीटा एक्सपेंशन आ गया तो के इंटू एक्स, दिस इज द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल ओनली, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एम जी, and again this is the line of action and this is the perpendicular distance is the capital L sin theta। तो यदि आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस kx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब एंगल बहुत छोटा है तो इसको मैं लिख सकता हूं ना साइन थीटा की जगह कितना, थीटा। और टॉर्क, टॉर्क तो ये रॉड मासलेस है, मासलेस ही ना भाई, नेग्लिजिबल मास, इन रॉड ऑफ नेग्लिजिबल। देखो ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए, ये जो मैं कर रहा हूं ना अभी ये तुमको नहीं करनी है। आप जब पहली बार सवाल पढ़ते हो ना तो दूसरी बार आपको सवाल को नहीं देखना चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट का या अच्छी तरीके से सवाल करने का तरीका होता है। पहली बार में जो रीड करना था सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, ऐसे नहीं फिर बार बार देख रहे पलट पलट के, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए जैसे मैंने जो अभी किया है ना। हालांकि मैं ये बहुत बार किया होगा लेकिन आज बोला है ना, मतलब ध्यान चले गया मेरा इस बात पे, तो ये करना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके स्पीड को बढ़ाती है। ये तो हमेशा प्रैक्टिस ऐसी रखो अपनी कि हर बार आप पहली बार में सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, भले ही आप पेज पे लिख लो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बार बार स्क्रीन पे देखोगे तुम ऑनलाइन पेपर में क्या था, ये कितना था ना, एक बार लिख लो जो भी है क्विकली, ऐसा नहीं क्वेश्चन ही लिख के बैठ जाओ। ठीक है, हाँ जी, तो टॉर्क एम एल स्क्वायर, एम कैपिटल एल स्क्वायर आ जाएगा यार एम एल स्क्वायर अल्फा प्लस के की वैल्यू कितनी है 9 एम जी एल बाई एल स्क्वायर, 9 एम जी एल कॉमन आई गया एल और एम जी, ओ एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, हमारे पास अल्फा जो आया वो आ गया 10g बाय कैपिटल एल और थीटा। ओमेगा की जो वैल्यू आ गई या टाइम पीरियड जो आ गया वो आ गया बाय अंडर रूट ऑफ एल बाय 10g, है ना। यहां पर g की वैल्यू दे रखे 10, तो पाई के फॉर्म में लिखें, पाई के फॉर्म में ये गया 4, 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा और नीचे आ रहा है 100, ये 25 आ जाएगा, हमारे पास आ रहा है पाई एल बाय 25। इंटीजर टाइप जो सवाल आते हैं उसके हिसाब से एन की वैल्यू इज व्हाट, इट इज 25। बस यार मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो, एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपने से यही होने के चांस रहते हैं। तो हमने टॉर्क लिख दिया एम जी एल थीटा, ये इसमें कोई दिक्कत, ये 2 ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो के एल स्क्वायर थीटा, ये एम जी एल, ये एम एल कैपिटल स्क्वायर आ गया और एल थीटा के की वैल्यू 9 एम जी एल बाई एल स्क्वायर ये दी गई, तो हमने लिख एल स्क्वायर से एल एल गया, एल रह गया वो नीचे आ गया, प्लस 9 क्या आ गया, ठीक, ये अपने पास आंसर हो। ठीक है, लास्ट जो है अपना आज का टॉपिक जो कि हमारा है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम में क्या है कि जैसा कि अभी आपने देखा है कि आपने एक चादर या मान लो पर्दा लिया, पर्दा होता है उसको ऐसा समेट दिया, या रस्सी ली, रस्सी को ऐसा ट्विस्ट करते गए,
फिर छोड़ रहे हो तो क्या होती है, वो वापस घूमती। जैसे एक रस्सी ली तो क्या किया, नीचे एक मांस लटका दिया और उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहे, छोड़ा तो वो उल्टा उल्टा घूमता है वापस। टॉर्शनल, ट्विस्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा कि हम, मान लो हमने एक वायर लिया, लास्ट टॉपिक है बस, ये वायर लिया हुआ है और इस वायर से आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई जो है आपने कुछ भी अटैच कर सकते हो, और फिर इसको आपने ऐसा घुमा दिया, क्या होगा, ये ऐसा घूमेगा। जैसे आपने खिलौने देखे होंगे ना, उसमें चाबी भरते थे, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा, ऐसा टॉर्क लगाते थे तो वो उल्टा टॉर्क लगाती थी। जैसे स्प्रिंग को आप इधर खींचते हो तो वो अपोजिट खींचती है, तो इसको ऐसा घुमाओगे तो वो उल्टा, तो इसको भी अगर ऐसा घुमाओगे तो ये अपोजिट टॉर्क लगाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। तो यहां पे ये देखने को मिलता है कि ये जो टॉर्क होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, थीटा के। जितना आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको दोगे इस वायर में, उतना ही उसके प्रोपोर्शनल टॉर्क आएगा। और फिर यहां से वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते ही तो बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। स्पेलिंग की गारंटी भाई मैं नहीं लेता, टॉर्शनल कांस्टेंट। और आपका एक्सिस जो हो जाएगा, तो रोटेट कौन करेगा भाई, ये बॉडी। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू, और दिस अल्फा आपका हो जाएगा माइनस का सी बाय आई थीटा, और एंगुलर एसएचएम तो ये हो ही गया क्योंकि ये आपका अभी ओमेगा आ गया है, तो ये अंडर रूट ऑफ सी बाय आई, और टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ सी। बस इस तरीके से आप बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बात खत्म। हाँ जी, तो एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो भाई ये अपना टॉर्शनल पेंडुलम हो गया ना। अब सी की वैल्यू कैसे दे रखी होगी, अच्छा सी की वैल्यू देखो कैसे दे रखी होगी, इसको सुनो। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या बोला, 25 kg ऑफ सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन है। 25 kg of solid sphere with a 20 centimeter radius is suspended by a vertical wire। कह रहा है यार हमारे पास एक जो है वायर है, वर्टिकल वायर। इस वायर से हमने क्या किया, एक स्फीयर को जोड़, ठीक है। अब ये जो स्फीयर हमने जोड़ा है, टॉर्क ऑफ 0.10 न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्फीयर थ्रू एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। डिग्री नहीं है, रेडियन है, छोटा है एंगल। ओए 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 ओए, सॉरी 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 सॉरी, बहुत गलत बात बोल गया। डिग्री नहीं है, रेडियन है, तो एंगल बड़ा है। लेकिन लेकिन यहां कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां साइन थीटा नहीं आ रहा है, यहां का टॉर्क है ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ऐसा नहीं कि थीटा स्मॉल होना चाहिए, यहां थीटा स्मॉल हो लार्ज हो चलेगा। यहां घबराना नहीं है कि भाई 1 रेडियन तो बड़ा एंगल होता है, 53 मतलब 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है लगभग लगभग। ये एग्जैक्टली तो मेरे को ध्यान नहीं कितना जाएगा, मतलब आप देख सकते हो। और देन 50 डिग्री तो शायद ज्यादा बोल दिया, मतलब कैसे निकालोगे 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्या बोलोगे भाई 180, हाँ 0.14 मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा कम, मतलब 57 डिग्री ऐसा कुछ जो भी आ रहा होगा लगभग लगभग, ठीक है। बड़ा एंगल है वो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, ये इधर वो इस टाइप का कंपाउंड पेंडुलम नहीं है, ये टॉर्शनल है, तो इधर जितना थीटा लाओगे उससे कोई फर्क ही नहीं है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा है।
आपको कह रहा है कि जब आप इतना टॉर्क लगाते हो तो वो इतने एंगल पे जाके रुकता है। आप समझना बात, आपको ये ऐसे कह रहा है कि भैया जब आप टॉर्क लगाते हो ना तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जब आप टॉर्क लगाते हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है उस एंगल पे। इसका मतलब आपने जो टॉर्क लगाया, इसका मतलब आपने जो टॉर्क लगाया उसको बैलेंस कर रहा है वो एंगल पे कौन? उसने एंगल पे बैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने इसको घुमाया तो वायर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा होगा। आपने इसको घुमाया तो वायर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा होगा इतना, तो आपके टॉर्क को वायर का टॉर्क बैलेंस कर रहा है। तो आपका टॉर्क कितना है? 0.1 न्यूटन मीटर। एसआई में है, कोई लफड़ा नहीं, और रेडियन में एंगल दिया हुआ है, कोई लफड़ा नहीं। टी की वैल्यू आपके पास आ गई यहां से 0.1, टी की एसआई यूनिट आ गई 0.1। यही तो चाहिए थी मुझे, टी ही तो निकलना चाहिए था। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब वगैरह द स्फीयर इज देन रिलीज्ड, अब उसको ऐसा रोटेट करके छोड़ दिया तो इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, कोई दिक्कत ही नहीं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो अब डायरेक्ट टिका देंगे हम। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या है भाई, पाई अंडर रूट ऑफ, जिस तरीके से m बाय के होता था यहां पे I बाय सी। आई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट की सॉलिड स्फीयर इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर बाय I बाय सी, कितना है? 0.1। सीधे फॉर्मूला लगा दिया। अगर इसको देख के घबराहट हो रही है तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, I बाय सी। अब m की वैल्यू पटक लो, r को मीटर में रखना भाई 0.2, और फिर इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। और बाकी ये डैम्पिंग फैम्पिंग हम देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर, क्या हुआ, तो आजा भाई। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास कल वाली, और कल करेंगे इस चैप्टर का खात्मा। ठीक है, फिर शुद्ध हो जाएगी हमारी आत्मा, और फिर हम तैयार हो जाएंगे वेव्स पढ़ने की, और फिर हम को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारी करनी भी खत्म हो जाएगी। आपसे कब ना होगा, दिनों की और बात है। फिर आपसे टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ जाएगा। और हाँ जी, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो भाई बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल की क्लास। तो जय हिंद।